Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel To Educate. थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक चल रहा था जिसमें कि हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिस्कशन किया है। आज एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड है। जो हमने साइकिल देखी थी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आज हम देखेंगे। इसमें क्या है, इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे तो जो क्वेश्चंस आते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस पे वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक, देखते हैं क्या है यहाँ पे। फाइंड द COP इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड हीट ट्रांसफर रेट। पूछ क्या रहा है, COP पूछ रहा है एंड हीट ट्रांसफर रेट इन द कंडेंसर। कहाँ पे? इन द कंडेंसर। पॉइंट्स ध्यान से देखने हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं यहाँ पे। पूछा क्या, सबसे पहला पूछा है कि COP निकाल लो आप, और दूसरा पूछ रहा है हीट ट्रांसफ़र रेट इन द कंडेंसर। हीट ट्रांसफ़र रेट किसमें? कंडेंसर में। ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इन किलो जूल पर आवर, किस में निकालना है? किलो जूल पर आवर यूनिट में निकालना है हमें। विच हैज़ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ 12,000 किलो जूल पर आवर व्हेन पावर इनपुट इज़ 0.75 किलोवाट। ठीक, ये चीज़ दी हुई है, साफ पता चल रहा है रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होती है उसका क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि ये जो साइकिल हम ड्रॉ करते हैं वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो हम अच्छे से जानते हैं। हीट पंप के लिए, हीट इंजन के लिए, या फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए हमें पता है कि ये किस तरीके से करते हैं। ये R रेफ्रिजरेटर को डिनोट करता है। T हायर टेम्परेचर, यहाँ पे हमने T1 लिखा था, ठीक है, और ये क्या होता था T2, जिसको कि हम T हायर इससे भी लिख सकते हैं, और ये T लोअर टेम्परेचर। ठीक, ये क्या है, ऊपर वाला जो होता था वो हायर टेम्परेचर होता था और नीचे वाला जो होता था रिजर्वायर वो लोअर टेम्परेचर हुआ करता था, ये हमें पता है। हायर को हम T1 से डिनोट कर रहे हैं और लोअर को T2 से डिनोट कर रहे हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है, मतलब लोअर साइड से अपर साइड में जाता है, ये हमें पता है, पढ़ा है हमने। एक और चीज़ क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है, वर्क इनपुट देना पड़ता है। अब ये जो इधर का हमने साइन, यहाँ पे मैंने जो साइन यूज़ किया है, इसका मतलब वर्क इनपुट हो रहा है। अगर ये साइन कुछ इस तरीके से होता, मतलब हमें कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा होता है, जो कि रेफ्रिजरेशन के केस में पॉसिबल नहीं है। रेफ्रिजरेशन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, वर्क इनपुट देना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, सिंबल इसको ऐसे किया है। हीट इंजन की बात करेंगे तो हीट इंजन में हमें क्या होता है, आउटपुट मिलता है। हमें हीट इंजन की बात करेंगे अगर, तो ये देखिए आप, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम होंगी, कुछ इस तरीके से होंगी, जैसे कि ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये इंजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें वर्क इनपुट मिलेगा, सॉरी वर्क आउटपुट मिलेगा, वर्क आउटपुट हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक, अब क्या करना है, ये जो है इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं Q हायर से, और ये क्या है, Q लोअर है। ठीक, Q हायर, Q लोअर, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, Q1 भी लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, Q2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के साथ टर्म है तो 2 वाला ही आएगा, चाहे T2 ले लो चाहे Q2 ले लो। इसी तरीके से T1 और Q1, T हायर Q हायर, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटर के केस में हमें याद रखना है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला रिजर्वायर होता है, वो क्या होता है, इसको हम कंडेंसर से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, कंडेंसर होता है। ठीक, ऊपर वाला जो रिजर्वायर होता है, जो हायर टेम्परेचर पे होता है, वो क्या होता है, कंडेंसर होता है। और नीचे वाला जो होता है पोर्शन, उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेटर, इवेपोरेटर। ठीक, वो क्या हो गया, इवेपोरेटर हो गया। तो ऊपर वाला पार्ट कंडेंसर, नीचे वाला पार्ट इवेपोरेटर।
हमें क्या पूछ रहा है, हीट ट्रांसफ़र रेट इन द कंडेंसर, हीट ट्रांसफ़र रेट इन द कंडेंसर। इसका मतलब हीट ट्रांसफ़र रेट इन द कंडेंसर मतलब ये वाला हीट ट्रांसफ़र, Q इज़ हीट ट्रांसफ़र, यानी कि हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या दिया है यहाँ पे कि ये रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हमें T1 और T हायर एक साइड हो गया, T2 या फिर T लोअर बॉटम साइड में हो गया। जो ऊपर वाली साइड होती है, जो हायर साइड होती है, वहाँ पे क्या होता है, कंडेंसर होता है। जो लोअर साइड होती है वहाँ पे हमेशा क्या होगा, इवेपोरेटर होगा इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। यहाँ पे Q लोअर होगा और यहाँ पे Q हायर होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें दिया क्या क्या है यहाँ पे, पावर इनपुट की वैल्यू दी है, मतलब कि W की वैल्यू कितनी दी है, 0.75 किलोवाट। ठीक, 0.75 किलोवाट दिया है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो जो हीट ट्रांसफ़र रेट हमें निकालना है वो किलो जूल पर आर में निकालना है। इसका मतलब कि जो वर्क की वैल्यू किलोवाट में दी है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, किलो जूल पर आर में कन्वर्ट करना होगा। कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है ये। 0.75 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, किलो वाट मीन्स जूल पर सेकेंड हो गया। ठीक है, जूल पर सेकेंड हो गया। इसी तरीके से 0.75 किलो जूल पर सेकेंड। अब सेकेंड को क्या करना है, आर में कन्वर्ट करना है। एक बार अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, मिनट में कन्वर्ट होगा। एक और बार अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा किलो जूल पर आर। ठीक, ये वर्क की वैल्यू मिल गई, यानी कि जो W की वैल्यू है वो क्या है, 0.75 इंटू 60 अब बोल रहा है कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 12,000 किलो जूल पर आर है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो है वो 12,000 है, 12,000 किलो जूल पर आर है। तो जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है वो लोअर साइड में होती है, वो क्या होती है, ये आपकी गिवन है 12,000 किलो जूल पर आर। ठीक, Q2 की वैल्यू दी है, W की वैल्यू दी है, Q1 की वैल्यू पूछ रहा है और COP पूछ रहा है। तो COP क्या होती है, COP हमें अच्छे से पता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो होता है डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन के केस में डिज़ायर्ड इफेक्ट लोअर साइड होती है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, ठंडा करना चीज़ों को, तो लोअर साइड जो होगी वही क्या होगी, उसकी डिज़ायर्ड इफेक्ट होगी, वही चीज़ हम चाहते हैं। तो लोअर साइड में जो डिज़ायर्ड इफेक्ट होगा वो क्या है आपका, Q लोअर इज़ 12,000, Q लोअर इज़ 12,000। वर्क इनपुट की वैल्यू वो हमने निकाली है, इसको भी हमने किलो जूल पर आर में कन्वर्ट कर लिया है और ये भी किलो जूल पर आर में दिया हुआ है। तो ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 0.75 इंटू 60। ठीक, तो COP अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.44। COP की जो वैल्यू आने वाली है वो 4.44 ये वैल्यू आएगी COP की। ठीक, तो COP यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ गया है। उसके बाद क्या करना है, हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है। याद रखना है, एक ट्रिक है छोटी सी, उसको याद रखना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है, एक वैल्यू दी है, टोटल क्या है, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ का रोल है। एक तो जो हीट आ रही है, एक जो रिजेक्ट हो रही है, और जो थर्ड है वो क्या है, वर्क इनपुट है। यानी कि अगर इसको डिनोट किया जाए सिंबल से तो कुछ ऐसे बन रहा है। एक जंक्शन मान लो, ये एक जंक्शन मान लो, जंक्शन ये क्या है, वही जो है रेफ्रिजरेटर है। तो एक चीज़ देखो, जो चीज़ें उस जंक्शन की साइड आ रही हैं और जो चीज़ें उससे दूर जा रही हैं उसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें एक साइड आ रही हैं उसको एक साइड लिख देंगे और जितनी दूसरी साइड जा रही हैं, मतलब बाहर की साइड जा रही हैं, उसको इक्वल करके दूसरी साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये Q2 है, Q2 बोल दो या Q लोअर बोल दो, QL बोल दो। अब ये क्या है, W है, और यहाँ पे क्या निकल रहा है, Q1 निकल रहा है। अब एक चीज़ आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें इधर जा रही हैं। अब इस पॉइंट की तरफ Q2 जा रहा है और W जा रहा है। इस पॉइंट से दूर क्या जा रहा है, Q1 जा रहा है। तो क्या करते हैं, जो इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं उनको प्लस करके लिख लेते हैं। पहले क्या होगा यहाँ पे, Q2 प्लस W।
Q2 प्लस W, क्योंकि दोनों पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। अब पॉइंट से दूर कौन सा जा रहा है, वो Q1 जा रहा है, तो उसको इक्वल करके दूर जो जा रहा है उसको लिख लेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई होगी कि जो पॉइंट के साइड जा रहे हैं, पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, उनको प्लस करके एक तरफ लिख लेंगे, और जो पॉइंट से दूर जा रहे हैं उनको दूसरी तरफ लिख लेंगे। यहाँ पे पॉइंट की तरफ दो चीज़ें आ रही हैं, Q2 और W, इसलिए हमने एक साइड लिख दिया। और इधर पॉइंट से दूसरी तरफ कौन जा रहा है, बाहर की तरफ सिर्फ Q1 जा रहा है, तो उधर हमने Q1 लिख लिया। हमें निकालना क्या है, Q1 निकालना है। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। W की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाली है। यहाँ पे Q2 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 12,000 प्लस W इज़ 0.75 इंटू 60 इज इक्वल्स टू Q1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 14700 इज Q1। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14700, और यूनिट क्या आएगी, किलो जूल पर आर, किलो जूल पर आर। ये Q1 की वैल्यू आ गई। अभी इसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक एक चीज़ को यहाँ पे समझाना था, एक एक पॉइंट को क्लियर करना था। ठीक, लेकिन एक बार आप ये चीज़ समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन जो होगा आपका, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, वो आराम से आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर था, तो इसलिए हमने क्या किया, ये चीज़ें इस तरीके से सॉल्व की। इन केस अगर यहाँ पे हीट पंप होता तो क्या करते, हीट पंप के केस में क्या करना है, हमें जो COP लेते, हीट पंप के केस में एक छोटा सा नोट बना के लिख लेना, हीट पंप होता तो वहाँ पे जो COP की वैल्यू होती, COP की जो वैल्यू होती वो क्या होती, डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। अब डिज़ायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेटर के केस में क्या है, लोअर वाला पार्ट है, लेकिन हीट पंप के केस में डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा। कौन सा होगा, Q हायर होगा, मतलब QH, यानी कि Q1 इसको कह सकते हैं, और वर्क इनपुट इज वर्क इनपुट ही होगा। ठीक, फ़र्क दोनों में क्या है, हीट पंप में और रेफ्रिजरेटर में, कि डिज़ायर्ड इफेक्ट इसमें क्या होगा, डिज़ायर्ड इफेक्ट इसमें क्या आ रहा है, लोअर वाला पार्ट आएगा, लेकिन हीट पंप के केस में डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या होगा, अपर वाला पार्ट आएगा, मतलब कि Q1 आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व करनी, चाहे वो हीट पंप है, चाहे आप रेफ्रिजरेटर का केस ले लो, दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिज़ायर्ड इफेक्ट बस याद रखना है कि हाँ, ऊपर वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट क्या है। डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन का जो फ्लो होगा वो ऐसा ही होगा, जैसे कि यहाँ से हीट निकल के जा रही है, इधर से वर्क इनपुट जा रहा है, और ये यहाँ पे जा रहा है। रेफ्रिजरेटर के केस में हमेशा इसी तरीके से डायग्राम आप बनाओगे। और हीट पंप का मैंने बता दिया, यहाँ पे हीट पंप का एक बार क्वेश्चन आप कोई देख लेना, मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, उसको एक बार सॉल्व कर लेना और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।